हेलो एवरीवन। हमने यूनिट 4 जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो यूनिट 4 का बच्चे हमने 2 टॉपिक कर लिए हुए हैं। ये 3 रहते हैं, ट्रेंच फीवर रहता है, वैगाबॉन्ड्स और थ्रियासिस। ठीक है, तो ये आज मैं करवा दूंगी। आज हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा बच जाएगा यूनिट 5। तो ये भी हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज़। पहले मैं आपको करवाऊँगी ये, हाँ, ट्रेंच फीवर। ठीक, तो पहले हम करते हैं ट्रेंच फीवर, जिसको शिन बोन फीवर बोला जाता है, वोल्निया बोला जाता है। ठीक है, या क्विंटम फीवर भी बोला जाता है। ठीक, अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम रहता है, जिसका नाम है बार्टोनीला क्विंटेना। ठीक है, ये बार्टोनीला का बी आप कैपिटल लिख सकते हो, बार्टोनीला क्विंटेना। और इसको सबसे पहले हंट ने डिस्कवर किया था। ये हंट का भी एच जो है कैपिटल कर लेना। ठीक है, हंट एंड रैंकिन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अब अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डायरेक्ट इनोकुलेशन शो करता है। मतलब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में किस तरह ट्रांसमिट होगा? बाय द बाइट ऑफ बॉडी लूज। जो बॉडी लूज है उसकी बाइट से ये ट्रांसमिट होता है। या उसके अलावा ये फिकल मैटर ऑफ लूज का जो फिकल मैटर है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक, अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये नॉर्मली वेरी करता है 2 वीक से लेके 25 डेज़ तक। एवरेज जो है वो 15 डेज़ का रहता है। ठीक, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहेगा, मैक्सिमम मतलब 5 डेज़ तक जाएगा ये अच्छा खासा फीवर। ठीक है, बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। हाइपर एस्थेसिया मतलब जो सेंस ऑर्गन है उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, उसको हम बोलते हैं हाइपर एस्थेसिया। उसके बाद पेन इन मूविंग आई बॉल, जब हम आंख आगे पीछे घुमाएंगे या आंख को की रोटेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। कार्डियक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। न्यूरोएस्थीमिया मतलब नर्व्स जो हैं वो उनमें वीकनेस हो जाती है। माइलेग्लिया जो है मस्कुलर पेन जो है वो भी हो सकता है। ठीक, अब इसको डायग्नोज कैसे करना है, हमने पहचानना कैसे है? सीरम एनालिसिस करते हैं, पीसीआर एनालिसिस, दो तरीक़ों से हम इसको डायग्नोज करते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दे के इसको ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, क्लोरामफेनिकोल है, तो ये हम यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर सिंपल है, किलिंग ऑफ लूज, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। अच्छा, क्राउडेड कंडीशंस को अवॉइड करना है, अपनी साफ़ सफाई अच्छे से अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास जो ट्रेंच फीवर है, इसका आउटब्रेक हमें कब देखने को मिला था? वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड, जब वर्ल्ड वार थी तब हाइजीन का तो था ही नहीं, किसी बंदे को हाइजीन वगैरह मतलब साफ़ सफाई का उतना नहीं था, सोल्जर्स को साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर थे वहाँ पे भी क्राउडेड कंडीशंस थी, तो उस वक्त ये बीमारी जो है अच्छी खासी स्प्रेड हुई थी। उसके बाद अगली है वैगाबॉन्ड्स डिजीज़, जिसको पेडिक्यूलोसिस भी बोला जाता है। ये भी एक हमारे पास लूज बॉर्न डिजीज़ है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी मतलब जैसे गरीब लोग हैं जिनमें साफ़ सफाई नहीं होती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका आउटब्रेक भी जो है वर्ल्ड वार में ही देखने को मिला था, मिलिट्री ट्रूप्स मतलब जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनमें, और रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे लोगों को इकट्ठा रखा गया था। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है पेडिक्यूलस ह्यूमनस कार्पोरिस। ठीक है, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, जिसको हम बॉडी लूज बोलते हैं, उसी की बेसिस पे इसको पेडिक्यूलोसिस कार्पोरिस भी बोला जाता है इस डिजीज़ को। ठीक है, अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें, डायरेक्ट ट्रांसमिशन फिजिकल कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होती थी एक बंदे से दूसरे में, या फिर फॉर्माइट ट्रांसमिशन। फॉर्माइट मतलब कंटामिनेटेड क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स, अगर किसी के हमने यूज्ड कपड़े लगा लिए, किसी के ब्लैंकेट रख के सो गए, तो यहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकती थी। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 to 14 डेज़ रहता है, एवरेज जो है 8 डेज़ का रहेगा। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? रेड कलर के मतलब रेड कलर के इन्फ्लेमेटेड स्वेल्ड पोर्शन जो है वो बॉडी पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास और क्या होगा? सोर्स जो हैं वो चेस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, शोल्डर पे और वेस्ट वाले रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बच्चों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसकी वजह से माइल्ड फीवर भी हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बॉडी पेन या हेडेक भी हो सकता है। ठीक, इसको डायग्नोज कैसे करना है? सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन से हमने इसको डायग्नोज कर लेना है। ठीक है, और जब हम वो इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेल्ड पार्ट देखेंगे, उन स्वेल्ड पार्ट को इम्पेटिगो भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है ओरल आइवरमेक्टिन जो है इसको दी जाती है, और ओरली मतलब लगाई जाती है इसको ट्रीट करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ऑइंटमेंट्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, मतलब ये समझ लो लोशन यूज़ की जाती है, खाने वगैरह का कुछ नहीं होता।
अब प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जो हमारे कपड़े हैं जिनमें मान लो बॉडी लूज आ चुकी है उनको हमने अच्छे से वॉश करना है, हॉट ड्राइंग करनी है, अच्छी खासी सनलाइट में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद साफ़ सफाई अच्छे से रखनी है, मैकेनिकल पिकिंग हाथ से या किसी वो जो फोर्सेप होता है उससे पिक करनी है, निकालना है जुओं को, ठीक है। उसके बाद क्राउडेड कंडीशंस को अवॉइड करना है, ये ज़्यादा लंबी नहीं है डिजीज़, ठीक है। अब उसके बाद अगली जो है हमारे पास लास्ट बच चुकी है इस यूनिट की, थ्रियासिस जिसको हम बोलते हैं। थ्रियासिस की बात करें, ये भी लूज बोर्न डिजीज़ है, जो अनहाइजीनिक या लो सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, अब रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली पता चला है कि 2% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन आज भी जो है थ्रियासिस से इफेक्टेड है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इसकी पॉजिटिव एजेंट प्यूबिक लाइस होता है, जिसको थीरस प्यूबिस इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, ये प्यूबिक हेयर्स में रहती है, आर्मपिट्स में रहती है और अदर हेयरी रीजन्स ऑफ द बॉडी जैसे चेस्ट वगैरह पे रहती है। मेल के केस में चेस्ट में हेयर्स होते हैं तो वहाँ पे ही रहती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे फेशियल हेयर्स इवन के आई लैशेज़ में भी देखने को मिली। आज के टाइम पे मुझे लगता नहीं कोई इतना गंदा होगा कि उसकी आई लैशेज़ में भी जुएँ आ जाएंगी, बट ये देखने को मिली है, उसी के बेसिस पे ये इसके बारे में बताया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में सिंपली ट्रांसमिट हो जाती है। फॉर्मल ट्रांसमिशन मतलब कपड़े जो या फिर ब्लैंकेट वगैरह अगर आप यूज़ करोगे तो उससे भी हो जाएगी। सेक्शुअल इंटरकोर्स से भी ये जो है ट्रांसमिट हुई है। सेक्शुअल इंटरकोर्स से एडल्ट्स में देखने को मिली है, बच्चों में नहीं देखने को मिली। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें 5 to 10 डेज इसका नॉर्मल रहता है, एवरेज जो है 8 डेज़ का रहेगा। देन उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, लंबे अरसे तक रहेगी ये लूज़ अगर बॉडी पे, तो अच्छी खासी इचिंग खारिश होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, रैशेज़ होंगी, ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब स्किन की सेंसिटिविटी और ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्किन में ब्लू कलर के स्पॉट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। चिल्ड्रंस में कंजक्टिविटिस भी करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद रेयरली जो है इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो सर्वाइव करता है जिसकी वजह से और बड़ी बीमारी लगे। डायग्नोज करते हैं सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर लूज़ ना भी दिखे तो वाइट कलर के जो इसके एग्स होते हैं वो दिखते हैं, वो आराम से विजिबल होते हैं बालों में, ठीक। ट्रीटमेंट ओरल ड्रग्स दिए जाते हैं इसको। आइवरमेक्टिन जो है ये आप याद रख लेना, ये किसी भी लूज बॉर्न में आप लिख सकते हो, लूज बॉर्न डिजीज़ में, ठीक है। और इफेक्टेड रीजन्स जो हैं स्किन के उनको परमिथ्रोन लोशन है उससे ट्रीट किया जाता है। लिंडेन शैम्पू यूज़ किया जाता है, ठीक है। परमिथ्रोन सोप भी होता है जिसको यूज़ करते हैं नहाने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, लूज़ को किल करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करके साफ़ सफाई मेंटेन करके रखनी है, इन्फेस्टेड एरिया को अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी ये तीनों डिजीज़ हुई ख़त्म, तो हमारा 4th यूनिट हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 5th यूनिट, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।